हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ECS यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स को कितनी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और टेंस की कितनी सेंटेंस फॉर्म यूज़ की जाती हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और टेंस में हेल्पिंग वर्ब का क्या फंक्शन होता है, मेन वर्ब का क्या फंक्शन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेंस, क्योंकि टेंस है जो ग्रामर का बहुत मोस्ट एसेंशियल पार्ट होता है, जो कि हर क्लास के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टेंस के बेसिक सबको क्लियर होने चाहिए। हम आज इस वीडियो में बेसिक से ही शुरू करेंगे टेंस को। ऐसा नहीं है कि पहले ही कॉम्पिटिटिव लेवल का ले गए, पहले बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद उसको एक अच्छे स्पेसिफिक लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि टेंस का बेसिक पार्ट होता है जो वो बहुत ही मेन होता है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा टेंस के डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टेंस के सभी डाउट्स क्लियर हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमें बेसिक पे जाना ही पड़ेगा। बिना बेसिक पे गए डाउट्स क्लियर होंगे भी नहीं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स होती रहेगी, टेंस से टेंशन ही होती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर एक अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेंस को अच्छे से पूरा शुरू से लेके लास्ट तक रटें, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल में सिर्फ पाँच टेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा उन पे फोकस होता है और उन्हीं में से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो मैं आज उन 5 टेंस के बारे में बताऊंगी कि वो 5 टेंस कौन कौन से हैं जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। उन पाँच टेंस के बारे में अभी नहीं स्टडी करेंगे, वो थोड़ा टेंस के बारे में हम उसका बेसिक बैकग्राउंड बनाने के बाद ही उन टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद चलिए लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टेंस। टेंस का सबसे पहले बेसिक मीनिंग समझते हैं कि टेंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है। टेंस का बेसिक मीनिंग होता है टाइम। टेंस का बेसिक मीनिंग टाइम होता है। और ये टेंस के टाइप्स हैं। टेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और इनको हर एक की 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मतलब पास्ट टेंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और प्रेजेंट टेंस इसकी भी 4 कैटेगरीज हैं और फ्यूचर टेंस इसकी भी 4 कैटेगरीज हैं। सभी की 4 कैटेगरीज हैं, तो 4 इनकी कितनी टोटल टेंस की फॉर्म्स हम पढ़ेंगे 12। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली होती है इंडेफिनेट टेंस, सेकंड कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड थर्ड परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सभी के साथ में होंगी, यानी कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तीनों की सब कैटेगरीज में चारों यही कैटेगरीज होती हैं। पास्ट टेंस कब यूज होता है? मतलब जो बीत गया, जो समय बीत गया, वो उसके लिए पास्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट का मतलब होता है जो आज चल रहा है, वो प्रेजेंट। और जो फ्यूचर होता है जो कल काम होगा, जो भी होगा वो फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है। इनकी सब कैटेगरीज को सभी के लिए ऐसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जैसे पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर ऐसे ही सेम फ्यूचर के लिए यूज करेंगे सब कैटेगरीज। टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा सा वर्ब का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होता है कि वर्ब क्या होती है और उसका फंक्शंस क्या होता है। वर्ब का सिमिलर मीनिंग देखेंगे, मतलब सीधा सा साधारण मीनिंग देखेंगे, तो उसका ये होता है कि एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो वर्ब होता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ना लगाओ वो सारे वर्ब्स होते हैं। हाँ, इनमें से कुछ अपवाद भी होते हैं जिनमें, जैसे कल्पना एक नाउन है, लेकिन इसके आगे कल्पना करना ऐड कर दिया तो ये एक वर्ब हो गई।
वैसे जो भी कार्य होता है, हम जो भी काम करते हैं, वो सारे एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब होता है वो, उसको टेंस में हम मैन वर्ब के तरह यूज करेंगे। अब वर्ब को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो कैटेगरीज वर्ब की कौन कौन सी हैं? एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जितने भी सभी टेंस की अलग अलग होती है, जितने भी टेंस के सभी के अलग अलग वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और मैन वर्ब होती है जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं वो मैन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब दो ऐसे टेंस होते हैं इंटरवल स्ट्रक्चर में जिनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और एक होता है सिंपल पास्ट टेंस। ये दो स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। हाँ, इनकी हेल्पिंग वर्ब तब होती है एक नेगेटिव सेंटेंस में, जब इनकी सेंटेंस फॉर्म नेगेटिव होगी और इंटरोगेटिव होगी, तब इनकी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में इनकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सिर्फ मैन वर्ब ही यूज की जाती है। अब मैन वर्ब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं, क्या होती है मैन वर्ब, मैन वर्ब का फंक्शंस क्या होता है। एक मिनट। मैन वर्ब की मेनली 3 फॉर्म्स होती हैं, और ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं मैन वर्ब की। 5 फॉर्म वो कौन कौन सी होती हैं? ये पांचों इंपॉर्टेंट होती हैं। 5 कौन कौन सी होती हैं देखना। एक है यहाँ पहली फर्स्ट फॉर्म जिसको हम यूज करते हैं, प्रेजेंट फॉर्म इसको बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। एक है पास्ट फॉर्म, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। एक पास्ट पार्टिसिपल होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होती है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आईएनजी वाली फॉर्म बोलते हैं, यानी कि उसको V4 भी बोलते हैं। एक प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर होती है, वो उसको V5 बोलते हैं, यानी कि वर्ब 5। इनकी कैटेगरीज डिवाइड की गई कि V1 V2 V3 V4 और V5। अब इनको अलग अलग नाम दिए गए। V1 होती है वो भी प्रेजेंट फॉर्म होती है, और V5 होती है वो भी प्रेजेंट फॉर्म होती है। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये दिमाग में आना चाहिए कि V1 में भी प्रेजेंट फॉर्म है और V5 भी प्रेजेंट फॉर्म है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको कैसे यूज करेंगे V1 और V5 को। जब V1 तो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है, और V5 होती है वो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल वो कैसे, जैसे हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं कि प्ले, एक जगह यूज करते हैं प्ले और एक बार यूज करते हैं प्लेज, मतलब एस या ई एस वाली फॉर्म। तो एस या ई एस वाली जो फॉर्म होती है वो V5 होती है, और विदाउट एस या ई एस फॉर्म होती है वो प्लूरल वर्ब बोलते हैं उसको, वो V1 होती है। अब इन सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं तो इनमें भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी फॉर्म किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इसी के लिए V1 और V5 ये नाम दे दिए गए, तो ये कंफ्यूजन ना हो तो इसी के लिए V1 और V5 दिया गया है। क्योंकि प्ले और प्लेज में जैसे एस या ई एस और विदाउट एस या ई एस वाली यूज करने में कंफ्यूज होते थे कि कहाँ पे तो एस या ई एस वाली यूज करें और कहाँ पे विदाउट एस या ई एस यूज करें। उसके लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म एक को नाम दे दिया गया वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और एक को नाम दे दिया V5 मतलब फिफ्थ फॉर्म होती है वो। अब प्रॉब्लम ये है कि V1 तो कहाँ पे यूज की जाए और V5 कहाँ पे यूज की जाए। उसके लिए भी एक सलूशन निकाला है। V1 इसको प्लूरल माना गया है। जब प्लूरल वर्ब है तो ये इसके साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल के साथ में V1 यूज की जाएगी। जैसे सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से, आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल नाउन होती है उसके साथ में यूज की जाएगी V1। मतलब जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा अफर्मेटिव का तब की बात है। नेगेटिव टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू डज, लेकिन ये बात हो रही है अफर्मेटिव सेंटेंस की और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की। अब V5 कहाँ पे यूज की जाएगी, तो एक हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, ही सी इट और एनी प्लूरल नाउन।
उसके साथ में V5 यूज़ की जाएगी। और V5 को क्या फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, V5 को सिंगुलर वर्ब माना गया है। जब सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी इसको कौन सा चाहिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिएगा। ये सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा और सब्जेक्ट प्लूरल कौन सा होता है। तो इनको लर्न करना और इनके साथ में वर्ब कैसे यूज़ की जाती है इसको भी लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक चीज़ यही है, सबसे ज़्यादा बेसिक यही है, V1 किसके साथ यूज़ की जाए और V5 किसके साथ यूज की जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कौन से वाले के साथ एस या ES यूज़ करूँ या एस या ES नहीं यूज़ करूँ। तो इसके लिए दोनों को अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक को V1 नाम दिया, एक को V5 नाम दे दिया गया। V5 तो एस या ES वाली हो जाएगी, जहाँ पे जिस वर्ब के साथ में एस या ES लगाएंगे वो रिकमेंड करेगी सिंगुलर सब्जेक्ट्स को, ही सी इट दे नहीं, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, ही सी इट एनी नेम को। और V1 होती है वो प्लूरल होती है विदाउट एस या ES, यानी कि बेस फॉर्म होती है वर्ब की, वो ऐसे कैसे यूज होगी, वो उनके लिए सब्जेक्ट चाहिएगा I we you दे और प्लूरल नाउन। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, गुड, सुपर। अब ये तो हो गया बेसिक। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। इतनी देर बेसिक क्लियर हो रहा था कि मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है टेंस का। सबसे पहला ही टेंस है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के लिए सबसे पहले इसकी 4 फॉर्म्स होती हैं। सभी टेंसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं सेंटेंस की। एक होती है अफर्मेटिव, एक होती है नेगेटिव, एक होती है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव और एक इंटरोगेटिव नेगेटिव। ये चारों सेंटेंस फॉर्म सभी टेंस में पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की अफर्मेटिव फॉर्म ले रहे हैं। अब अफर्मेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, ये बहुत ही मेन होता है। सबसे मेन सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव टेंस ही होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके साथ में V1 या V5 दोनों में से कोई सी भी आएगी। वो मैंने पहले स्लाइड में बता दिया कि V1 किसके साथ आएगी और V5 किसके साथ में आनी है। V1 और V5 वाला कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा मेन है और यही ज़्यादा यूज होता है किसी भी एग्जाम्स में और यही ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है। उसके बाद में आती है ऑब्जेक्ट। एस का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट, V का मतलब वर्ब और O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। ऑल राइट, गुड। ठीक इसी में वॉइस कॉन्सेप्ट है। V1 यूज की जाएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा उसके साथ। और सब्जेक्ट्स प्लूरल कौन कौन से होते हैं, प्लूरल प्रोनाउन होते हैं I we you दे, और प्लूरल नाउन होती है कोई भी। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, देखो मैंने, ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ पे ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ में V5 यूज़ किया है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, इसमें आई प्लूरल वाले सब्जेक्ट में थी, इसलिए इसके साथ में यूज़ की गई है V1 विदाउट एस या ES वाली V1 है। ये लर्न की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे थोड़ा सा, LEARN स्पेलिंग होगी LEARN। वी लर्न इंग्लिश, वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए इसके साथ में भी V5 यूज की जाएगी और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट में। वेरी गुड, आई थिंक सो सिंपल सो इजी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया नेगेटिव का। अफर्मेटिव का पढ़ लिया हमने, यहाँ पे अफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे नेक्स्ट आया नेगेटिव का। नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। नेगेटिव सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इनमें 3 वर्ड्स हैं नेगेटिव के, एक नो, एक नॉट और थर्ड है नेवर। ये 3 वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। इनको सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बनता है। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले, नहीं, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी नेगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे, अब जाके हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, डू या डज में एक हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके साथ में नोट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा।
कि जो भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। अब डू डज आती है तो यहाँ पे डू डज हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिकमेंड करता है। डू डज जब कभी भी आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिकमेंड करेगा, तो इसीलिए डू डज के बाद में नोट और नोट के बाद में मैन वर्ब। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे आएगा नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड होती है, और नोट के बाद में आनी है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी का एक एग्जांपल है यहाँ पे, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सी देखो डू डज का भी वही कंसेप्ट है जो यहाँ पे मैन वर्ब V1 और V5 का ले रहे थे। सी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डू डज आएगा डज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू यूज करेंगे डू। प्लूरल सब्जेक्ट पहले बता दिया मैंने, और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में डज यूज करेंगे। और डज डू और डज जब कभी भी आएगी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लेगी। नेक्स्ट है अपना इंटरोगेटिव फॉर्म में। इंटरोगेटिव फॉर्म में भी वही यूज होता है हेल्पिंग वर्ब जो नेगेटिव में यूज होती है। अब इंटरोगेटिव कैसे बनता है, जब टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए और उसके बाद में सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो वो सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखा क्या स्ट्रक्चर होगा, डू डज सबसे पहले आना है, डू डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब पड़ी होती हैं प्ले और प्ले जैसे एस या एस और विदाउट एस या एस, तो इसमें भी वही गलती करते हैं, डू डज भी ले लेते हैं साथ में, और मैन वर्ब जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है वहाँ पे एस या एस फॉर्म वाली यूज कर देते हैं, जो कि बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों का इसमें, कि जब डू डज आएगा हेल्पिंग वर्ब तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, बेस फॉर्म यूज होगी, ना कि एस या एस वाली फॉर्म। जबकि याद क्या रह जाता है बच्चों को, एस या एस वाली फॉर्म यूज करना याद रह जाता है, और वो लास्ट में क्या करते हैं, देखो ऐसे डज सी प्ले फुटबॉल, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे एक, डज सी प्ले फुटबॉल, इसमें यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं प्ले की जगह कि वर्ब यूज करना है मैन वर्ब, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं प्लेज यूज कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। प्लेज यूज नहीं करना होता है, सिर्फ विदाउट एस या एस फॉर्म यूज करनी होती है मैन वर्ब की, जो कि जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं। ओके, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।